हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगस्त महीने के पूरे करंट अफेयर्स की। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं करंट अफेयर्स के इस अगस्त के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगस्त महीने की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ चर्चा में रहने वाले सभी प्रमुख व्यक्ति, स्थान, संस्थान, महत्वपूर्ण शब्दावली, युद्ध अभ्यास, पुस्तकें, इसके अलावा खेल और खेलकूद से संबंधित सारी गतिविधियों पर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो मेरे साथ आज इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर के क्वालिटी एजुकेशन RS नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 1,30,000 से अधिक विद्यार्थियों का अपना परिवार है, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पूरे 4 के पैनल की PDF मैं आपको वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो मित्रों, यदि आप एक वीडियो में पूरा करंट अफेयर पूरे महीने का पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ राजस्थान का करंट अफेयर्स भी बहुत डिटेल और बहुत विस्तार से करवाया जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। इस सेशन में हम प्रश्नों के माध्यम से, क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या के माध्यम से सारे पूरे महीने का करंट अफेयर्स करने की प्रयास करेंगे। आप सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को यदि ये सेशन अच्छा लगे तो जाते जाते इस सेशन को लाइक जरूर कर दें। एक लाइक आपका हमारे लिए कार्य करने की एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत देता है। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बात तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित सत्य कथन और कथनों का युग्म है, उसका आपको चयन करना है। एग्जाम में जाने से पहले जो प्रैक्टिस करते हो आप लोग, उसमें एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आपको जो चीज पूछी गई है वो क्या है। सही कथन कौन कौन से है या एक से ज्यादा सही कथनों का युग्म कौन कौन सा है, उसको लेकर के आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न पढ़ने से पहले उस प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबरों से सिलेक्शन रह जाता है और गलती इस प्रकार की होती है तो आप स्वयं को भी बहुत ज़्यादा कोसते हो और कहते हो कि यार, यदि ये मैं गलती इस प्रकार की नहीं करता तो शायद मेरा एग्जाम क्रैक हो जाता। या आप कट ऑफ के आसपास रहते हो, श्योर नहीं होते हो, तो 2 या 3 प्रश्न इस प्रकार से आपके सही हो जाए तो आप कट ऑफ के उस पार बहुत जल्दी चले जाते हो। यदि आपकी खुद की गलती आपको डुबोती है तो आप कट ऑफ के इस पार भी, जहाँ सिलेक्शन नहीं है, वहाँ भी रह सकते हो। इसलिए प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ना, 2 बार पढ़ना, पूरे होश में पढ़ना, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वापस आते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न कह रहा है ब्रिक्स। पहले मैं लिख देता हूं ब्रिक्स है क्या। अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित सत्य कथन कथनों का युग्म चयन कीजिएगा। ये 5 राष्ट्रों के पहले पहले अक्षर से बनाया गया एक समूह है, एक नाम है ब्रिक्स, और ये 5 देशों का एक समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ये कह रहा है कि 2023 में इसका 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। बिल्कुल सही है। इसका जो 15वां शिखर सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ आयोजित हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में इसका जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित हुआ। कौन से क्रमांक का है? 15वें क्रमांक का है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका जो आयोजन है 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में हुआ। ये कथन भी सही। ये जो तिथि है ये भी बिल्कुल सही है। 22 से 24 अगस्त के बीच में ही ब्रिक्स देशों का जो शिखर सम्मेलन है 15वां, वो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश बनाए गए हैं, या इस ब्रिक्स का विस्तार करके जो पहले से ब्रिक्स देश है, अब इसमें 6 नए सदस्य देश होंगे। कौन कौन से? हाँ, बिल्कुल 6 नए सदस्य देशों के बारे में। तो तीनों कथन सही है। इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाता है। 6 नए सदस्य देश कौन कौन से? अर्जेंटीना बनाया गया है, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, UAE, ईरान और सऊदी अरब। और इन देशों की जो सदस्यता है मित्रों, वो 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस प्रश्न के साथ साथ ब्रिक्स की भी दे देता हूं। सबसे पहले 2001 में इस ब्रिक नाम का इस्तेमाल किया गया था। 2009 में ब्रिक का 2009 में ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन रसिया में किया गया था, और उस शिखर सम्मेलन को कहा जाता है यकातिनबर्ग शिखर सम्मेलन। और RS मेंस के एक पेपर में यह सवाल
आया हुआ है। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था, दक्षिणी अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया और ब्रिक्स से ये बन गया ब्रिक्स। और फिर ये जो देश ब्रिक थे वो कन्वर्ट किस में हो गए, ब्रिक्स में। विश्व की उदयमान अर्थव्यवस्थाओं का यह ग्रुप है और 1 जनवरी 2024 से इसमें 6 नए सदस्य देश बना दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न की डिमांड के अनुसार इसके जो तीनों कथन हैं वो बिल्कुल एकदम से सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ट्रेकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इराक। ट्रेकोमा एक आंख से जुड़ी बीमारी है और आंख में संक्रामक रोग है, जीवाणु जनित बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो है संक्रामक रोग है, और बैक्टीरियल जो है रोग है जिसे हम कह सकते हैं जीवाणु जनित रोग है। तो इस ट्रेकोमा को खत्म करने वाला दुनिया का 18वां देश जिसकी मान्यता के रूप में WHO ने दी है वो है इराक। 22 से 25 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर रहे? देखिए डेट है 22 से 25 अगस्त 2023। इन तिथि को प्रधानमंत्री किन 2 देशों की राजकीय यात्रा पर रहे? दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस और मैक्सिको, अमेरिका और फ्रांस और यूएई। फ्रांस और यूएई में भी गए थे लेकिन जुलाई महीने में गए और इस पर्टिकुलर डेट को प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में गए। इनकी यात्रा का जो प्रथम चरण था, 2 देश गए थे। प्रथम चरण में ये दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में अभी हमने देखा 22 से 24 अगस्त को जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है ये अटेंड किया और 25 अगस्त को इनकी यात्रा का सेकंड चरण शुरू होता है। 25 अगस्त 2023 को ये ग्रीस गए और ग्रीस जाने वाले भारत के ये दूसरे प्रधानमंत्री, यानी कि 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का ग्रीस गया है। 40 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की है। इनसे पहले 1983 में 1983 में इंदिरा गांधी ग्रीस की यात्रा करने वाली प्रधानमंत्री थी और उनके बाद डायरेक्ट 2023 में मोदी जी ग्रीस में जाते हैं, एथेंस की यात्रा करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 नंबर। हाल ही में 3 अगस्त 2023 को अमेरिका ने किस देश के साथ संचार अंतर सक्रियता और सुरक्षा समझौता CISMOA पर हस्ताक्षर किए हैं? एक्चुअली ये जो समझौता है ये 2005 में पहले भी हो चुका था लेकिन ये समझौता 15 साल के लिए था और रिन्यूअल किया गया। तो ये समझौता है पाकिस्तान के साथ किया है। ये समझौता जो है पाकिस्तान की डिफेंस लाइन को मजबूती देगा और 2005 में इस समझौते को पहले ही किया जा चुका था। 15 साल की अवधि थी और ये जो 15 साल की अवधि है मित्रों ये 2020 में पूरी हो रही थी और इसी को रीन्यू करने के लिए ये जो समझौता है ये USA ने पाकिस्तान के साथ संपन्न किया। पाकिस्तान के साथ ये संयुक्त अभ्यास, रक्षा सहयोग और अन्य सैन्य आपूर्ति के उद्देश्य से ये जो समझौता है ये समझौता किया गया। तो अभी तक के अनुसार आपको मित्रों ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इन प्रश्नों की पूरी मैं व्याख्या आप लोगों की जानकारी के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए RSP का एग्जाम जो कि 1 अक्टूबर को है, तो उस लिहाज से ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगस्त, सितंबर और जुलाई का जो करंट अफेयर है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को करके जाना है। इसको लेकर के मैं हर महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा एरिस क्या है? एरिस चर्चा में रहने वाला क्या है? फाइजर की एक नई वैक्सीन है। फाइजर ने एक नई वैक्सीन तो लॉन्च की है लेकिन उसका नाम एरिस नहीं है। चंद्रयान 3 का एक भाग, चंद्रयान 3 का कोई भाग एरिस के रूप में नामित नहीं है। हाँ, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट ये एरिस जैसे नाम दिया गया है। दरअसल ये जो कोविड-19 महामारी है इसका अभी हाल ही में इंग्लैंड में एक नया वेरिएंट आया है। कहाँ आया है? इंग्लैंड में एक नया वेरिएंट आया है जिसे नाम दिया गया है EZ.5.1 और ये जो वेरिएंट है इसी वेरिएंट को एरिस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एरिस नाम दिया गया।
ये आपको ध्यान में रखना है। 15 अगस्त 2023 को देश ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किस क्रमांक का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हमने 15 अगस्त 2023 को मनाया था। तो देखिए, ये जो हमने 15 अगस्त को मनाया वो 2023 को, वो 77वां हमारा स्वतंत्रता दिवस था। किस देश ने 1 अगस्त 2023 से भारतीयों के लिए ई वीज़ा सुविधा शुरू कर दी है? तो 1 अगस्त 2023 से रसिया ने भारतीयों के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू कर दी है। कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा? पहले बात कर लेते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ये जो सर्वेक्षण है ये करवाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसके द्वारा ये जो सर्वेक्षण है ये करवाया गया। 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में ये सर्वेक्षण हुआ है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इस सर्वेक्षण में इन शहरों को शामिल किया गया है। अब प्रश्न आपका ये नहीं पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में टॉप पर रहा, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ की हवा है वो शुद्ध है, स्वच्छ है। तो ऐसा शहर रहा आपका इंदौर। राइट आंसर क्या है? इंदौर। इंदौर शहर इस टेबल में टॉप पर रहा। राइट आंसर है इंदौर। मित्रों, यदि आप इस तरह का ही बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, आप चाहते हैं कि एक कंटेंट के माध्यम से हमारी समग्र तैयारी हो, तो क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर करंट अफेयर्स का एक बहुत बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है मात्र 199 रुपये की फ़ीस में। देखिए, मात्र 199 रुपये की जो फ़ीस है उसमें आपके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं, और जिन विद्यार्थियों ने इस कोर्स को लिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे सराहा है। मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसको सराहा है। और मैंने आपको लिए करंट अफेयर्स का एक सिस्टमेटिक कोर्स, एक सिस्टमेटिक, जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई बहुत बेहतरीन कोर्स है। देखिए, इसकी पूरी विशेषताओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आपको हर महीने के 4 सेगमेंट मिलेंगे। हर महीने के आपको 4 वीडियो मिलेंगे, 4 सेगमेंट मिलेंगे। पहला वीडियो आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम का। दूसरा वीडियो आपका होगा राजस्थान का करंट अफेयर, पर्टिकुलर राजस्थान का करंट अफेयर। तीसरा वीडियो आपके सिलेबस के अनुसार चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं। सिलेबस में इतना ही टॉपिक दे रखा है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, करंट अफेयर के सिलेबस में इतना ही दे रखा है। मैंने इसके साथ पुरस्कार, युद्धाभ्यास, पुस्तकें एवं जो भी चर्चित शब्दावली है, महत्वपूर्ण चर्चित शब्दावली, उन सब को ऐड कर दिया है। और चौथा पर्टिकुलर आपका खेल एवं खेलकूद गतिविधियों से संबंधित स्पोर्ट्स का सेशन रहने वाला है। अलग अलग प्रकार से इस तरह का एक सेपरेशन करके एक बहुत बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया गया है। अब देखिए, यहाँ तक भी नहीं, इसके भी आपको प्रमुख मुद्दे जिन पर बहुत अच्छे से डिस्कस होगा, और उसके अलावा विविध तथ्य, जो वन लाइनर फैक्ट है वो भी इसमें मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको वहाँ पर MCQs मिलेंगे। और ये जो सेगमेंट है ये हर वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको इन सब का आपके स्क्रीन पर प्रिंटेबल नोट्स अवेलेबल रहेंगे। आप पूरे करंट अफेयर्स के नोट्स का प्रिंट निकाल सकते हैं और मल्टीपल टाइम आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ ₹99 वाले जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री है, जिसमें 100 से अधिक टेस्ट है आपके। और ये पूरा कोर्स आपको 2 साल का करंट अफेयर 2022 और 2023 का पूरा करंट अफेयर्स, 12 और 12 24 महीने का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि यदि आप इस कोर्स को लेते हैं तो मेरी तरफ से आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, और आप पाएंगे कि मात्र 199 रुपये में आपने एक बहुत बेहतरीन कोर्स लिया है। और एक बार लेने के बाद इसकी वैलिडिटी आपके लिए 2 साल तक रहेगी। आप 2 साल तक इस करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं।
आगे आते हैं वापस अपने सेशन की ओर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको एमसीक्यूज़ के बारे में करवा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा कंटेंट है, पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा और एमसीक्यूज़ भी रहेंगे। ये एमसीक्यूज़ वहाँ नहीं है, वहाँ अलग से एमसीक्यूज़ रखे गए हैं। देश भर के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना, एक तो इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अमृत भारत स्टेशन योजना कब लॉन्च की गई? पहले मैं इसका दे देता हूँ राइट आंसर। ये जो है ये 6 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई थी। और इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर ले तो देश भर के 508 जो रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं इसमें, इन रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई है। अब इसके बाद इसके यदि बजट की बात करूं मैं, तो इसका बजट रुपये 24,470 करोड़ रुपए रखा गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश के 55 और राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। तो योजना का नाम आपसे पूछा जा सकता है, कब लॉन्च की ये पूछा जा सकता है, कितने रेलवे स्टेशन शामिल है ये पूछा जा सकता है, और बजट कितना है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सवाल बहुत मोस्ट है। देश में ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? यानी कि जो आप सेवाएं घर बैठे आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है राज्य की ओर से, इन सेवाओं की संख्या के आधार पे कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। लगभग 920 से अधिक प्रकार की ऑनलाइन सेवा ये अवेलेबल करवाता है। जम्मू कश्मीर इस मामले में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान की भी बहुत सारी जो राज्य सरकार की सेवाएं हैं वो आपको ई मित्र पर अवेलेबल हो जाएगी, आपकी एसएसओ आईडी पर अवेलेबल हो जाएगी। तो सर्वाधिक संख्या के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे और जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है। चंद्रयान 3, इससे संबंधित कोई भी एग्जाम में आने वाले एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न को रट के चले जाइए, या इस चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण, उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। आप उनको उन सब तथ्यों को याद रख के जाइएगा। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, बिल्कुल सही बात है। हमने इसका जो प्रक्षेपण है वो 14 जुलाई को किया था और 23 अगस्त को ये इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होती। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये भी कथन सही है। तो 1 व 2 दोनों कथन इसका सही है। दक्षिणी ध्रुव तक किसी भी देश ने भारत से पहले सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। हालांकि चांद पर भारत से पहले यूएसए, चीन और यूएसएसआर जा चुके हैं, लेकिन वो सब नॉर्थ पोल पर गए हैं। साउथ पोल पर केवल भारत का पहला ही चंद्रयान 3 जो है उतरा है। जिस स्थान पर उतरा है उस स्थान को नाम दिया गया है शिव शक्ति। उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया है? शिव शक्ति। जहां लैंडर लैंड किया है वहां नाम दिया गया है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शहरी आवासन और कार्य मंत्रालय द्वारा जो स्मार्ट सिटी मिशन चलाया जा रहा है उसके तहत नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है और 27 सितंबर को एक कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर यदि बात करें तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तीसरे स्थान पे 2 राज्य है संयुक्त रूप से, एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा राजस्थान है। अब आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। प्रश्न कह रहा है नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान इस अवार्ड्स में तीसरे स्थान पर रहा। और इन अवार्ड्स का जो है वो पुरस्कारों का जो वितरण है वो 27 सितंबर को किया जाएगा। पुरस्कारों का वितरण कब किया जाएगा? 27 सितंबर 2023 को एक कार्यक्रम में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पे था? देखिए हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं। पिछले वाले सवाल में 2 अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए, एक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, एक 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में इंदौर पहले स्थान पर है। और ये पूछ रहा है 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, तो कम आबादी वाले शहरों में उदयपुर शहर है जो इसमें पहले स्थान पर है। ये प्रश्न आपको राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दरअसल ये अगस्त महीने के जो करंट अफेयर्स के मैं सारे प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको सेशन में मज़ा आ रहा है तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जो आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर ज़रूरी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।
एक और बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो इवेंट में कितनी दूरी का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। देखिए, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे डेटा इसमें हैं। पहली बात है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। गोल्ड कौन जीते? नीरज चोपड़ा जीते। इनका संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से है। अच्छा, गोल्ड जीतने वाले ये पहले एथलीट बन गए हैं। इनसे पहले अब तक के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में कोई भी भारतीय गोल्ड लेकर के नहीं आया था। हालांकि यह भारत का तीसरा पदक है। इससे पहले एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज आया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो इवेंट में कितनी दूरी का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो उन्होंने जो जेवलिन फेंका है वो 88.17 मीटर दूर फेंका है। इससे पहले भारत का हम बात करें, भारत को कुल पदक की, तो कुल पदक अभी तक 3 मिला है। 3 में से एक स्वर्ण मिला है, वो 2023 में नीरज चोपड़ा लेके आए जेवलिन थ्रो में। एक रजत मिला है, वो पिछली बार 2022 में लाए थे, वो भी नीरज चोपड़ा ही लाए। यानी 3 में से 2 पदक तो नीरज चोपड़ा लाए। और एक कांस्य पदक मिला था, वो 2003 में मिला था अंजू बॉबी जॉर्ज को लंबी कूद में। अंजू बॉबी जॉर्ज को लंबी कूद में। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभी तक भारत को ये 3 पदक मिले हैं। यहां से भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान आपको यहां से भी रखना है। निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों का आपको चयन करना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 में विजेताओं की घोषणा 25 अगस्त 2023 को की गई थी। बिल्कुल, ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जो अवार्ड्स है, उनकी अवार्ड्स की घोषणा 25 अगस्त को की गई थी। इनमें इंदौर शहर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। तो तीनों कथन जो दे रखे हैं वो सही है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो ये सही होगा, और इसके बारे में हम पिछले प्रश्न में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर से देखिएगा, बेस्ट शहर कौन सा? इंदौर। बेस्ट राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। राजस्थान का स्थान कौन सा? तीसरा। पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान तमिलनाडु का, और तीसरे स्थान पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे बेस्ट शहर कौन सा? तो आपका प्यारा उदयपुर। इन पुरस्कारों की घोषणा 25 अगस्त को हुई। वितरण इनका जो होगा वो 27 सितंबर को एक कार्यक्रम में इनका वितरण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन 21 से 22 अगस्त 2023 को कहां आयोजित किया गया था? तो ये उदयपुर में आयोजित किया गया है। क्वाड देशों के युद्ध अभ्यास मलाबार 2023 का आयोजन कहां किया गया? पहले तो देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है क्वाड देशों में, इसमें शामिल कौन कौन है? तो इसमें भारत शामिल है, भारत के साथ साथ जापान शामिल है, अमेरिका शामिल है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। दरअसल चीन को काउंटर करने के लिए ये क्वाड बनाया गया था, और ये क्वाड देशों का 27वां जो है वो मलाबार अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? 27वां अभ्यास है। नौसेना का अभ्यास है। ये पहले भारत और अमेरिका के बीच में होता था, फिर इसमें 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भाग लेना शुरू किया। और अब ये प्रश्न कह रहा है कि मलाबार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इसका जो आयोजन वो किया गया। देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया? तो देश का पहला 3D मुद्रित जो डाकघर है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया। ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस तिथि से विधिवत रूप से 50 जिले और 10 संभाग स्थापित हो गए? देखिए, ये जो 50 जिले बने हैं राजस्थान में और 10 संभाग बने हैं, इनसे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो जो राम लुभाया कमेटी है, कब ये बने, कौन कौन से संभाग बने, कौन कौन से जिले बने, किस किस से अलग होकर बने, इन सब के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ करके जाना है। तो देखिए, 3 नए संभाग बने हैं। कौन कौन से? पहले बांसवाड़ा, दूसरा पाली, और तीसरा सिक्कर। जिले कितने बने हैं? 19 नए जिले बने हैं। 33 पहले बने थे और 19 अब बने हैं नए, उनमें से 2 घटा करके, तो कुल जिलों की संख्या हो गई 50। इनके लिए जो कमेटी बनी थी वो थी राम लुभाया समिति।
इस समिति की सिफारिश पर ये बने हैं। अब संभागों की ये बने कब है विधिवत रूप से, तो 7 अगस्त को ये इनकी अधिसूचना जारी हुई थी। 7 अगस्त को इन जिलों के गठन की अधिसूचना जारी हुई थी और इनकी जो विधिवत, यदि आपको तिथि पूछ ले तो भी आपको उत्तर देना है 7 अगस्त 2023। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 का शुभारंभ कब किया गया? पहली बात तो हम देख लेते हैं कि इसमें लोक कलाकारों में है क्या। तो राज्य के 3000 लोक कलाकारों को, जो कलाकार के रूप में रजिस्टर्ड है, उनको डीबीटी के माध्यम से वाद्य यंत्र खरीदने के लिए प्रत्येक को ₹5000 का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खाते में किया गया। इस पूरी योजना का नाम है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। ये जो शुरू है ये 11 अगस्त को शुरू की गई है। ये 11 अगस्त 2023 को ये योजना शुरू की गई। इस योजना में फिर से बता देता हूँ, राज्य के 3000 लोक कलाकारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 5000 रुपये की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। राज्य में 10 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई किस स्कीम के तहत चिरंजीवी परिवारों को 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है? ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन दिनों आजकल आप देख सकते हो कि पंचायत समिति में महिलाओं की भीड़ लगी रहती है और उन्हें अपना स्मार्टफोन गाँव की जो पात्रता सूची है उसके अनुसार दिया जा रहा है। इस योजना का नाम आपसे पूछा गया है कि किस योजना के तहत दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना या राजीव गांधी स्मार्टफोन योजना या डिजिटल राजस्थान स्मार्टफोन योजना या इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। राज्य की किस योजना को गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया था? उस योजना का नाम है जन आधार योजना। जन आधार योजना में परिवार की महिला को मुखिया माना जाता है और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब का एक जगह डेटाबेस तैयार होता है। तो इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। अमृत भारत स्टेशन के तहत राजस्थान के कुल कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले हमने देखा था कि जो 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की गई थी उसमें कुल 508 रेलवे स्टेशन है। अब प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के कुल कितने रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है? तो राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन शामिल है और इतने ही रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के शामिल है। सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक भी है और सर्वाधिक में राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के 55 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल किए गए हैं। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? पहले तो हम बात कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में कि ये पुरस्कार देता कौन है। तो ये पुरस्कार देने वाली संस्थान है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा। बीकानेर द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो ₹71,000 पुरस्कार राशि जो इसमें है वो दी जाती है। ये पुरस्कार 2022-23 का किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार मधु आचार्य आशावादी को ये पुरस्कार दिया गया है और किस रचना के लिए दिया गया है? पीड़ आडी पाड़ बांध, इस रचना के लिए दिया गया। ये ले नहीं है, ये अड़ है और राजस्थानी भाषा में इसका प्रोनाउंसिएशन अड़ किया जाता है। तो पीड़ आडी पाड़ बांध इस रचना के लिए ये पुरस्कार है जो दिया गया। कमल रंगा को इस अकादमी द्वारा ही शिवचंद भरतिया, ये भी आप एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कमल रंगा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कमल रंगा को शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 51,000 रुपये की इनामी राशि दी गई। ओम नागर कोटा के रहने वाले हैं, उनको उस्ताद गणेशी लाल व्यास पुरस्कार भी 2022-23 का दिया गया और ये मैं सारे 2022-23 के पुरस्कारों की ही बात कर रहा हूँ। उस्ताद गणेशी लाल व्यास पुरस्कार, इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो देखिए वापस से देख लेते हैं। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2022-23 बीकानेर में स्थित राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। 71,000 रुपये इसमें पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। कमल रंगा को शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार और ओम नागर को उस्ताद गणेशी लाल व्यास पुरस्कार दिया गया है। मधु आचार्य आशावादी को पीड़ आडी पाड़ बांध के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया गया और ये इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार भी है।
वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनसे आपको इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने शिक्षकों को या किन किन को या इनका नाम पूछा जा सकता है। देखिए, आशा रानी सुमन अलवर के एक मिडिल स्कूल में टीचर है और शीला आसोपा जोधपुर में प्रिंसिपल है। इन दोनों को ये सम्मान जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसमें राजस्थान से ये 2 शिक्षिकाएं शामिल है। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर है 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों को। आने वाले 5 सितंबर को इनको ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाएगा। राजस्थान किस वर्ष तक प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने हेतु संकल्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के इस पिटारे में आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं। आप बहुत ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। हर प्रश्न एग्जाम में आने जैसा है। राजस्थान सरकार किस वर्ष तक प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने हेतु संकल्पित है? तो वर्ष 2030 तक राजस्थान सरकार चाहती है कि देश का अग्रणी राजस्थान बन सके, और इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक मिशन चला रखा है, मिशन राजस्थान 2030 तक। अब कैसे अग्रणी बनेगा, इसके लिए कुछ लक्ष्य भी रखे हैं कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान को इकोनॉमी है, उसके आकार को 2.5 गुना अधिक करना, इकोनॉमी का आकार 2.5 गुना अधिक करना, प्लस जो 13 जिलों में ERCP चल रही है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, उसमें और जो बच गए बांध है उनके माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करवाना, और राज्य में सड़कों का जाल बिछाना। इनके माध्यम से हम जो है अभी टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और राजस्थान को जो है देश का अग्रणी राज्य वर्ष 2030 तक बनाने को लेकर के राज्य सरकार संकल्पित है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले मैं इस प्रश्न का आपको उत्तर दे देता हूँ। ये जो पुरस्कार है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, और 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि है, उस दिन प्रदान किया जाता है। 1983 से शुरू है ये पुरस्कार, 1983 से दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? जिनका देश की प्रगति में विशेष योगदान हो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। देश की प्रगति में जिनका विशेष योगदान हो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो इनामी राशि है, इसमें पहले तो हम इनामी राशि की बात कर लेते हैं कि इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है। तो इनामी राशि इसमें रुपए 1 लाख तक दी जाती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो इनामी राशि है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दान कर दी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को डोनेट कर दी है, भेंट कर दी है। तो देखिए, पुरस्कार का नाम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 हर साल दिया जाता है। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। देश की प्रगति में विशेष योगदान करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इनामी राशि 1 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इनामी राशि को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए डोनेट कर दी है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का आयोजन 2023 का आयोजन भी जोधपुर में किया गया, 2024 का आयोजन भी जोधपुर में ही किया जाएगा। 24 अगस्त 2023 को बाकू अजरबैजान में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप खिताब का मैग्नस कार्लसन ने किसको हरा करके अपने नाम कर लिया? जो ये फिडे शतरंज विश्व कप है ये इन्होंने आर प्रज्ञानंद को हरा करके अपने नाम कर लिया। मैग्नस कार्लसन जो है वो दुनिया के सबसे महान शतरंज खिलाड़ियों में से एक है। ये आर प्रज्ञानंद ने क्वार्टर फाइनल और जो सेमीफाइनल है उसमें 2nd एंड 3rd रैंक पर जो खिलाड़ी है उनको हरा करके ही फाइनल में स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, एक बार हम बात कर लेते हैं पहले तो इसका आयोजन कहाँ हुआ। फीफा का जो विमेन वर्ल्ड कप है वो उसका आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया गया। उसका जो आयोजन है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसमें स्पेन जीता है। स्पेन ने 1-0 से, स्पेन के कप्तान ने गोल किया था, स्पेन की कप्तान ने 1-0 से इंग्लैंड को हराया। तो देखिए, ये जो विजेता है टीम वो स्पेन है। हराया किसको? इंग्लैंड को हराया। कितने गोलों के अंतर से? 1-0 के अंतर से। सर्वाधिक बार यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो यूएसए की टीम सर्वाधिक, यूएसए विमेंस टीम सर्वाधिक 4 बार ये वर्ल्ड कप है जो जीत चुकी है। यूएस, ब्राज़ील, जापान और उसके बाद जो है स्पेन,
ये पांचवी टीम जो है वो एक न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद स्पेन, ये 5 टीमें अभी तक वर्ल्ड कप जीत चुकी है। सत्य कथन या सत्य कथनों की पहचान कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को एग्जाम में एज इट इज छपना ही होगा, छपेगा। 1 अगस्त को राज्य के 5 हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। कौन कौन सा? नाथद्वारा की पिछवाई को, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे कपड़े पर उकेरी गई है उनको, जोधपुर की बंदेज को, उदयपुर की कौफतगिरी को, बीकानेर की उस्ता कला को और बीकानेर की ही कशीदाकारी को। यहाँ से डेफिनेटली आने वाला टाइम में आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेगा, किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब इन जब 5 नई हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग दे दिया गया तो जीआई टैग उत्पादों की संख्या 16 से बढ़कर 21 हो गई है। तो दोनों कथन सही है, कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। 1 अगस्त को राज्य के 5 हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को जीआई टैग मिला है और इनसे जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की जो संख्या है राज्य में वो 16 से बढ़कर के 21 हो गई है। किन 5 को मिला? नाथद्वारा की पिछवाई, जोधपुर की बंदेज, उदयपुर की कौफतगिरी, बीकानेर की उस्ता कला और बीकानेर की ही कशीदाकारी को मिला है। तो राइट आंसर है 1 व 2 दोनों। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल, इन ओलंपिक खेलों के बारे में डिटेल से मैंने अपने कोर्स में ऐड किया है और यहाँ चूंकि प्रश्नों के माध्यम से सारा कुछ बताना संभव नहीं है, एक कोर्स में ऐड किया। तो आप कोर्स यदि आपने अब तक नहीं लिया है तो मात्र 199 रुपये की कॉस्ट है, आप जाकर के ले लीजिएगा, आज ले लीजिएगा। ये कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं, एक टाइम के खाने की कॉस्ट है और एक टाइम यदि आप भूखा रह करके पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले, बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाले हैं। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में खेलों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न को आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कौन सा खेल शामिल है, कौन सा खेल शामिल नहीं है, कौन सा खेल ग्रामीण ओलंपिक में शामिल है, कौन सा खेल शहरी ओलंपिक में शामिल है? तो दोनों में अलग अलग रूप से 7 खेल शामिल हैं। 1 2 खेल अलग अलग है, लेकिन दोनों में खेलों की संख्या 7 है। अगस्त 2023 में किसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। इस एनजीटी की बात करें तो एनजीटी एक्ट के तहत 2010 में स्थापना की गई थी और इसके जो अध्यक्ष है अगस्त 2023 में वो बनाया गया न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। किन्हें बनाया गया? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और जो अनुच्छेद 21 कह रहा है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें आपको एक स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार भी है और इन हितों की पूर्ति जो है वो आपके एनजीटी करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को उनकी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे मान्यता दी है? सचिन तेंदुलकर को मान्यता दी है और पिछले साल ये जो राष्ट्रीय आइकन के रूप में थे वो थे पंकज त्रिपाठी। तो अगले 3 साल तक सचिन तेंदुलकर भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से और इनके विज्ञापनों और क्रियाकलापों के माध्यम से मतदाताओं को उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु जागरूक करते आपको नजर आएंगे। हाल ही में चर्चा में रही हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक बहुत चर्चा में रही थी और इसके लेखक और लेखिका है नीरजा चौधरी। कारीगरों एवं शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को किस योजना को मंजूरी दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, लगा लीजिएगा। केंद्र सरकार की योजना है, उसे नाम दिया गया पीएम विश्वकर्मा योजना। गुरु शिष्य की परंपरा या जिनका अपना हाथ के औजार से बनाने की कला है, ऐसी कलाओं को संरक्षण देने और ऐसे कामगारों के उन्नत विकास के लिए जो योजना है वो लाई गई पीएम विश्वकर्मा योजना। इसमें 5% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। पहली किस्त ₹1 लाख होगी और दूसरी किस्त ₹2 लाख होगी। इसके तहत रियायती दर पर ऋण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के सफल अभियान के संदर्भ में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को किस रूप से मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कह रहा हूँ चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी डेटा है, उसके बाद आदित्य L1 मिशन और ये सब जितने भी डेटा है, जितने भी फैक्ट्स है, आप एग्जाम में साथ लेकर के जा सकते हो अपने माइंड में, उतना आपके लिए कारगर रहेगा।
और यहाँ से प्रश्न है, ऐसा नहीं बनेगा सीधा सीधा प्रश्न बन गया, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी ऐसी है कि कौन कौन से कथन सत्य है, या कथनों का युग्म आपको दे देंगे और उनमें से आपको सही या असंगत कथनों का छांटना होना आना चाहिए। तो इसको हमने अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हर साल हम 23 अगस्त को मनाएंगे। कारण 23 अगस्त को ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 बैडमिंटन का जो वर्ल्ड फेडरेशन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में एचएस प्रणय कौन सा पदक जीता? एचएस प्रणय तीसरे स्थान पर रहे, उन्होंने कांस्य पदक जीता। जरूरी नहीं आपको प्रश्न एज इट इज ऐसा पूछा जाए, प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में एचएस प्रणय ने किस वर्ग में पदक जीता? तो पुरुष एकल वर्ग में। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? एचएस प्रणय। कैसे भी करके आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख के किस सेक्टर में विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो वो जो नाम है वो डेमचोक सेक्टर है लद्दाख में। लगभग 19,000 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है 19,000 फीट की ऊंचाई पर ये जो सड़क निर्माण का कार्य है ये शुरू किया जा रहा है। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है? भारत सरकार की कौन सी कंपनी को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ये तीन अलग अलग, मिनी रत्न अभी कैटेगरी 1 और 2 सेकंड, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को इसमें शामिल कर लिया गया है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड के रूप में वो भारत सरकार का 13वां महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी हो गई है। भेल, गेल, एनटीपीसी ये पहले से ऑलरेडी महारत्न के दर्जे में शामिल है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, इसकी कई सारी कंपनी है, टेस्ला भी है, स्पेसएक्स भी है, और भी कई कंपनी है। टेस्ला ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति की को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? वैभव तनेजा को बनाया है। दरअसल टेस्ला जो अपनी कंपनी की कारों की जो सप्लाई है वो भारत में करना चाह रहा है, और टेस्ला की सारी कारें इलेक्ट्रिक कारें हैं, और भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति वैभव तनेजा को अपनी मार्केटिंग और सेल्स बढ़ाने के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्फोसिस आईटी सेक्टर की एक बहुत दिग्गज कंपनी है। उन्होंने राफेल नडाल को, जो स्टार टेनिस खिलाड़ी है, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगस्त 2023 में FIH द्वारा जारी नई FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा जारी नई रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से पायदान पर पहुंच गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी ने वर्ल्ड लेवल की जो वर्ल्ड क्लास की टीमें हैं उनकी पुरुष टीमों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में भारत की जो टीम है वो तीसरे स्थान पे पहुंच गई है। पहले स्थान पे नीदरलैंड की टीम है, दूसरे स्थान पे बेल्जियम की टीम है, और तीसरे स्थान पे आपके प्यारे भारत की हॉकी टीम है। अगला प्रश्न, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भारत ने फाइनल में किस देश की टीम को हराया था? तो भारत ने फाइनल में मलेशिया को हराया था। ये जो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है 2023, इसका जो संस्करण इस बार जो आयोजित किया गया था वो 7वां था। मैं आपको बताऊं 7वां संस्करण था। इसका जो आयोजन है वो चेन्नई में किया गया। 7 में से भारत 4 बार जीता है। भारत इस ट्रॉफी को 4 बार जीता है। अभी जो 2023 में था वो चौथी बार जीता है। 2023 में चौथी बार भारत जीता है। किसको हराया था? मलेशिया को हराया था। 4-3 से हराया था। एक समय में मलेशिया 3-1 से आगे थी भी, भारतीय टीम ने बहुत शानदार वापसी की और 4-3 से हराया। इसके अलावा जो 3 इवेंट बचते हैं वो पाकिस्तान जीता है 3 बार। तो यानी कि सर्वाधिक बार के रिकॉर्ड की पाकिस्तान की पहले बराबरी थी, अब भारत एक आगे निकल गया है। भारत एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का 4 बार विजेता हो गया। अब तक 7 बार ही आयोजन हुआ है। हाल ही में भारत सरकार की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने योग्य, एकदम छपने योग्य प्रश्न है कि भारत सरकार की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? राइट आंसर है स्वामित्व योजना, है ना।
जो विलेज आबादी है उनका सर्वे ऑफ विलेज आबादी, और इसमें आपको टेक्नोलॉजी और इस तरह से करके जो योजना है ग्राम का सर्वेक्षण और उन्नत तकनीकी की जो योजना है, ये पंचायती राज विकास मंत्रालय की योजना है। पंचायती राज विकास मंत्रालय की योजना है, और इस स्वामित्व योजना को नेशनल लेवल पर ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर से मैं अपने मित्रों को करंट अफेयर्स के कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मात्र 199 रुपये के कोर्स में आपको 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स और साथ में 99 रुपये की टेस्ट सीरीज, जिसमें 3000 से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन है, फ्री मिलेगा। करना क्या है, क्वालिटी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ जाकर के रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में आपको करंट अफेयर्स का कोर्स मिल जाएगा, और कोर्स एक बार लेने के अगले 24 घंटे बाद आपकी टेस्ट सीरीज स्वतः ही जुड़ जाएगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, टेस्ट सीरीज में टेस्ट देने के लिए आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना, और यदि वहाँ जाकर के आपको 24 घंटे बाद टेस्ट नहीं मिल रहा तो एक बार हेल्पिंग नंबर पे कॉल करके बता दीजिएगा। सत्य कथन या सत्य कथनों का चयन कीजिएगा। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें संस्करण का आयोजन 4 से 11 अगस्त को त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में किया गया। ये बिल्कुल सत्य कथन है। ऑस्ट्रेलिया 26 स्वर्ण सहित कुल 64 पदक लेकर के शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी बिल्कुल राइट सही है। भारत 2 रजत और 3 कांस्य पदक लेकर के पदक तालिका में 17वें स्थान पर रहा। कितने सारे डेटा, कितने सारे फैक्ट आपके लिए मैं एक ही प्रश्न में लेकर के आया हूँ, तो इसमें तीनों ही कथन सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, या जिसका मुख्यालय कहाँ रखा जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका जो मुख्यालय है वो रखा जाएगा जोधपुर में, ये इसका राइट आंसर है। राज्य में जन आधार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? नूर शेखावत। ये पहली ट्रांसजेंडर है जिनको राज्य में जन आधार जारी किया गया, और यही पहली ट्रांसजेंडर है जिसको राज्य में जन्म प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। जुलाई महीने में इनको जन्म प्रमाण पत्र दिया गया, और अगस्त महीने में इनको है जो जन आधार कार्ड जारी किया गया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 28 अगस्त 2023 को राज्य में प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम मजदूरी दरों में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 26 रुपए की वृद्धि की गई है। चाहे आप अकुशल श्रेणी के मजदूर हो, अर्धकुशल हो, या कुशल कैटेगरी में हो, या उच्च कुशल में हो, हर कैटेगरी में आपको 26 रुपये मजदूरी बढ़ी हुई मिलेगी, और ये होगी 1 जनवरी 2023 से। तो मित्रों, आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। राज्य सरकार ने राज्य को किस वर्ष तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2025 तक राज्य सरकार टीबी मुक्त करने को लेकर के संकल्पित है। तो मित्रों, अब हम थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं आपके साथ। कैसा लगा आपको ये अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में पा करके? और यदि आप इससे भी ज़्यादा डिटेल और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ जा करके करंट अफेयर्स का कोर्स ले लीजिएगा। मात्र रीजनेबल रेट 199 रुपये में कोर्स अवेलेबल है। आपको 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स का कोर्स मिल जाएगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।